गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम सारा कंप्लीट कर लेंगे प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जितना भी रिमेनिंग टॉपिक रह गया था आज आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इनकम टैक्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहले डिडक्शन अलाउेबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। देखो अलग से दिखाई दे रहा है सेक्शन इसका 43B है, अलग से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वही डिडक्शन अलाउेबल हैं जिसकी आप एक्चुअल में पेमेंट कर देते हो। जितनी पेमेंट करोगे वहाँ तक अलाउेबल रहेगी, उसके बाद जो पेमेंट नहीं करोगे वो नहीं होगी। ध्यान से सुनो और साथ के साथ लिखो भी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखो फटाफट कि अगर आप कोई सम पे करते हो, एक सम है, कोई भी अमाउंट आप पे कर रहे हो, मीनिंग आप एसएससी हो, एसएससी के द्वारा कोई सम पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ड्यूटी या सेस या फी, ठीक है। तो वो आपकी जितना आप पे कर रहे हो उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड कह रहा है कि कोई भी सम अगर आप पे कर रहे हो, मीनिंग आप पे कर रहे हो, ठीक है, आप एसएससी हो, आप पे कर रहे हो और आप एसएससी तो हो लेकिन आप एम्प्लॉयर हो और आप अपने एम्प्लॉई के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हो, वेलफेयर के लिए पेमेंट कर रहे हो। अगर आप एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए पेमेंट करते हो तो आप किस में कर सकते हो, प्रोविडेंट फंड में, सुपरएनुएशन फंड में, ग्रेच्युटी फंड में या फिर किसी भी फंड में। तो आप जितनी पेमेंट कर रहे हो वो आपकी पॉकेट से निकल रही है, वो आपका खर्चा है, तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन PGBP के अंदर, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट लिखो। अगर आप कोई भी बोनस या कमीशन पे कर रहे हो सर्विस रेंडर्ड के बदले में तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने लोन लिया है, ठीक है, बोरो किया या फिर आपने बोरो किया किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से, और वहाँ पर आपने लोन तो लिया, आप बदले में उसको इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, तो वो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। एक और पॉइंट है जिसके अंदर आपको लिखना है कि अगर आपने शेड्यूल्ड बैंक से लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट की भी डिडक्शन आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एनी सम पेबल बाय द एसएससी इन ल्यू ऑफ अर्न लीव, मीनिंग एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो कि कोई भी सम आप पे कर रहे हो, मीनिंग आप एसएससी हो और आप पे कर रहे हो किसको, इंडियन रेलवे को, क्यों, फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, तो फिर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। बट आपको ध्यान में रखना है कि आपको डिडक्शन कब मिलेगी, वो बात याद रखो, ध्यान से सुनो। देखो जिस साल हम डिडक्शन लेना चाहते हैं ना, तो हमने जो पेमेंट है वो ड्यू डेट से पहले कर दिया। अगर हमने पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दिया तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की जो डिडक्शन थी, मतलब जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आपने खर्चा किया उसको आपने क्या करा, ड्यू डेट से पहले आपने पेमेंट कर दी तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर आपने ड्यू डेट से पहले नहीं की, उसके बाद अगर आपने पेमेंट करी तो जिस साल आपने पेमेंट करी उसी ईयर से आपको डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। समझ में आई बात? चलो तो आपको ये समझ में आ गया होगा, डिडक्शन अलाउेबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। जैसे ही आप पेमेंट करते हो तभी आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 43B। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे जाके रिपीट करके देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। कौन सा प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स लगने वाला है। सबसे पहला आता है आपका पॉइंट, रिकवरी ऑफ एनी लॉस और एक्सपेंडिचर अलाउड एट डिडक्शन इन एन अर्लियर ईयर। क्या बोला, सेक्शन याद करो 41 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, रिकवरी ऑफ एनी लॉस, recovery of any loss or expenditure allowed as deduction in an earlier year। तो क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से सुनो। देखो कितनी इजी बात है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि जिस साल आपको लॉस रिकवर हुआ वो उस साल की इनकम मानी जाएगी और आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। ये क्यों कहा इसने, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको लॉस हुआ था, समझ में आई बात, आपका कोई खर्चा हुआ था, आप डिडक्शन ऑलरेडी उस साल ले चुके हो। उस साल हो सकता है कोई आपका जो बिजनेस का ओनर है वो कोई और हो, अब कोई और, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन बात सुनो, आप डिडक्शन ले चुके हो और अब उसी की जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ था वही लॉस आपको मिल गया है। तो जब आप उसकी डिडक्शन ले चुके हो तो अब जो लोन आपको मिला है वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपकी इनकम में ऐड होगा और वो टैक्सेबल होगा, तभी तो ये प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। समझ में आई बात? चले नेक्स्ट पॉइंट करें। चलो नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑन विच ऑन
which depreciation is claimed on straight line method। क्या कह रहा है ये? सेक्शन याद करो 41 सब सेक्शन 2 कह रहा है कि एसएससी ने एसेट सेल की, जिस अमाउंट में सेल की वो अमाउंट और डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी वो उस एसेट्स की वो अमाउंट, दोनों क्या जो आपने सेल किया वो अमाउंट और डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी वो अमाउंट, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और जो अमाउंट बचेगी वो होगा आपका डीम्ड प्रॉफिट, जो डिफरेंस आएगा वो होगा आपका डीम्ड प्रॉफिट और वो पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी जो कि टैक्सेबल होगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ एसेट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ध्यान से सुनो, सेक्शन याद रखना 41 सब सेक्शन 3। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो बिल्कुल अच्छे से। ये क्या कह रहा है कि अगर एक एसएससी है, ठीक है, उसने एसेट्स को परचेज किया। अब एसेट्स तो उसने परचेज कर ली, वो किस वजह से परचेज की थी? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। बट अब क्या हुआ, उसने क्या सोचा कि अब तो मुझे इन एसेट्स का इस्तेमाल नहीं करना साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो अब जब उसने खरीदा था ना उस टाइम पर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, तो उस टाइम पर उसको सारी की सारी डिडक्शन मिल गई थी पूरी की पूरी, ठीक है। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि अब उसका मन नहीं है, अब वो मतलब सीज कर दिया जाता है कि वो अब साइंटिफिक रिसर्च में उसका इस्तेमाल नहीं करेगा उन एसेट्स का। तो अब क्या होगा? अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो एसेट्स को बेच देगा? अगर वो बेच रहा है, क्या वो किसी दूसरे काम में उनका इस्तेमाल करने के बाद बेच रहा है या फिर बिना किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करने के बगैर ही बेच रहा है? अगर वो बिना किसी यूज़ के, दूसरे पर्पज़ के लिए बिना यूज़ किए ही अगर वो एसेट्स को बेच रहा है तो याद रखना अप टू कॉस्ट उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और उसके बाद जो रह जाएगा वो उसका कैपिटल गेन होगा। समझ में आई बात जो मैं कहना चाह रही हूँ? फॉर एग्जांपल आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसेट्स थी, मान लीजिए वो 10,000 रुपये की थी, अब आपने जो बेची वो 12,000 की बेची, तो 10,000 तक आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और जो 2,000 है वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, जो हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करें। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि सेल ऑफ एसेट्स यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, कि आप क्या कर रहे हो, उन साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसेट्स इस्तेमाल की जा रही थी अब आप उनको बेचने जा रहे हो। तो इस मतलब पहले आपने डिडक्शन ले चुकी है उन चीज़ों की, अब क्या करोगे, जो आपकी कॉस्ट है वहाँ तक आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और उसके बाद वाला आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 4। बिल्कुल आसान है ना? हाँ, इसमें क्या है, बैड डेट्स रिकवर हो गए। बताओ मुझे, खुद बताओ, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बैड डेट्स जब हुए होंगे तब आपको डिडक्शन मिल गई होगी। अब क्या हो गए, रिकवर हो गए, तो जिस साल रिकवर हो गए वो आपकी क्या मानी जाएगी, बिजनेस की इनकम मानी जाएगी और वो टैक्सेबल होगी। बिल्कुल आसान है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और इसका सेक्शन रहने वाला 176 सेक्शन सब सेक्शन 3A एंड 4। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कहते हैं ये रिकवरी आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस की बात हो रही है। कहते हैं कि जब भी आप अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हो ना, उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट तो जरूर रिसीव होती है। ठीक है, तो जो अमाउंट आपको रिसीव हो रही है वो आपके बिजनेस की इनकम मानी जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी। बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व सेक्शन 41 सब सेक्शन 4A। देखो ये क्या कह रहा है कि स्पेशल रिजर्व से आपने कोई अमाउंट वो कर ली, विड्रॉ करा ली। अब अगर आप कोई अमाउंट विड्रॉ करा रहे हो तो फिर सीधा सीधा लग रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है, मतलब आपकी बिजनेस इनकम है और बिजनेस इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बस लास्ट टॉपिक बचा है, फटाफट करो। ये कह रहा है सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 5। पता क्या कह रहा है? कह रहा पीजीबीपी के लॉसेस को पीजीबीपी के प्रॉफिट से ही सेटअप कर सकते हैं, किसी अदर इनकम से नहीं। तो याद हो गया इसमें क्या है कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉसेस को हम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्रॉफिट से ही सेटअप कर सकते हैं, बाकी किसी अदर इनकम से नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रॉफिट एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगर आप
मतलब जैसे आपको एक बार समझ में आ जाता है, नहीं आता है एक बार, तो आप 2-3 बार वीडियो को देख लिया करो और बहुत अच्छे से करो, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट कराए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस पूरा कंप्लीट कराया हुआ है और दूसरा बिजनेस फाइनेंस पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है। तो और जैसे इनकम टैक्स हो जाएगा आपके 60 मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग टू आपको मिल जाएंगे और रियलिटी में भी मिल जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, सिर्फ आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए और वो JRF, राइट। और इसी होप से कि आपको दिख रहा होगा आप अपना टारगेट। और बाय बाय, टेक केयर।